खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही कई लोग चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए कूद पड़े हैं। इन्हीं लोगों में एक हैं गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पुलिस महानिदेशक। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। इस्तीफा देने के बाद गुप्तेश्वर पांडे मीडिया से मुखातिब हुए। एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह उन्होंने बयान दिए। बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 50,000 25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। पांडे ने हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरा था। उस समय पांडे के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। हमने बोल दिया रिया जी को कि उनकी औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर वो टिप्पणी करें। औकात का मतलब क्या होता है, आप अंग्रेजी में देखिए डिक्शनरी में, स्टेचर। हम कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है। आज एक बार फिर पांडे अपने इस्तीफे की वजह से सुर्खियों में आए तो शिवसेना ने निशाना साधा। उनके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी, इसलिए जिस तरह से 3-4 महीने से डीजीपी साहब का जो राजकीय तांडव चल रहा था महाराष्ट्र के बारे में, वो तांडव का पीछे उनका एजेंडा क्या था ये अब साफ हो गया है। और बिहार के डीजीपी साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे। उनको इनाम उसका मिलने जा रहा है। कोई कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने के लिए तो कोई स्वतंत्र है। अपने लोगों से बात करेंगे, मुझे क्या करना है। अभी मैंने कोई जनता की सेवा वहाँ लगा, हम तो जीवन भर जनता की सेवा करते हैं। बिहार में आप बताइए, 4 घंटे पे बच्ची के साथ रेप होता है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार होता है, 5 घंटे पे, हर 5 घंटे पे मर्डर होता है, लूट होता है, पूरी तरीके से डकैती हो रही है। और इसकी सुनवाई जो है, सबसे अहम बात, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी वीआरएस लिया था और उस समय वो बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। तब उन्होंने दोबारा से नौकरी में वापसी करना ही मुनासिब समझा। इस्तीफे के 9 महीने बाद गुप्तेश्वर पांडे की अर्जी को नीतीश कुमार ने स्वीकार किया और 2019 में उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इस बार शायद गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिल जाएगा, उनकी राजनीतिक पारी शुरू होगी। पुलिस महानिदेशक से नेताजी तक का सफरनामा आज के इस पाटलिपुत्र का रण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है बिहार का रॉबिन हुड। हमारे साथ जुड़ गए हैं त्रिभुवन कुमार, नेता आरजेडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर त्रिभुवन कुमार जी। दानिश रिजवान, प्रवक्ता हम पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल त्रिभुवन जी आपसे ही है, क्योंकि जिस तरह से वीआरएस कल दिया गुप्तेश्वर पांडे ने और एक्सेप्ट भी कर लिया गया, इन सब के बीच सवाल ये है कि आईएएस हैं वो, और इसके बाद जो समय सीमा होती है 3 महीने के पूर्व आवेदन देने का, ये नियम भी कहीं ना कहीं इससे उनको छूट मिल गई। और आईएएस रहते हुए बतौर आईएएस एक कूलिंग पीरियड नहीं होना चाहिए कि आपने वीआरएस लिया और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो राजनीति में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं वो बक्सर से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे आप इस पर? हेलो 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 जी जी हेलो त्रिभुवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो त्रिभुवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दानिश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी दानिश जी, जिस तरह से देखा जाए आईपीएस हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने कल वीआरएस दिया
और जो समय सीमा होती है 3 महीने पहले आपको आवेदन करना होता है, इससे छूट मिल गई। और साथ ही आपको नहीं लगता बतौर आईपीएस जिस तरह से एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने वीआरएस दिया और अभी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं बक्सर से बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है जी। हेलो जी दानिश जी। दानिश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनन्या जी। जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए 3 महीने का समय होता है आवेदन देने के नियम में, जिससे गुप्तेश्वर पांडे जी को छूट मिल गई। बतौर आईपीएस क्या आपको नहीं लगता है कूलिंग पीरियड होना चाहिए? जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि वो बक्सर से बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं। देखिए, एक चीज तो बहुत बड़ी बात है कि गुप्तेश्वर पांडे जी के इस्तीफे ने और उनके जो कार्य हैं वो निसंदेह बिहार की जो आम आवाम है उसके लिए जुड़े रहे हैं। आपने गुप्तेश्वर पांडे जी का जो नाम है, मैं कई बार उनके इंटरव्यूज को देख रहा था, लगातार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके दादा परदादा परिवार में पहला शख्स था जो पढ़ने वाला शख्स हुआ और पढ़ाई करके उन्होंने पढ़ाई के दम पर, अपने ताकत के दम पर, अपने आप पर, आत्मबल के हिसाब से बिहार की सेवा करी है। तो निसंदेह गुप्तेश्वर पांडे जी जैसी शख्सियत बिहार में जन्म ली है, ये बिहार के लिए फख्र की बात है। और उनके अगर उन्होंने वीआरएस लेने की अर्जी दी तो ये सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसे अविलंब स्वीकार किया, चूंकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो समाज के लिए ही काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में ही जाकर काम करेंगे। और आपने देखा था कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान, अभी मैं आपके इस पैकेज के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे जी को कैसे हो गया, क्या हो गया। अरे लॉकडाउन के दौरान जब गरीब के झोपड़ियों में अनाज नहीं था तो बिहार का डीजीपी, बिहार का बेटा रहते गुप्तेश्वर पांडे उनके घरों में अनाज पहुंचाने का काम करता था। यह जवाबदेही बनती थी नेता प्रतिपक्ष की, यह जवाबदेही बनती थी हम नेताओं की कि कम से कम गरीबों के यहां रोटी का तो इंतजाम कर दे। लेकिन वैसी परिस्थिति में, वैसी संकट के वक्त में भी गुप्तेश्वर पांडे जी ने आम जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया और देश को बताने का काम किया कि अधिकारी सिर्फ वर्दी पहनकर रौब नहीं झाड़ता, अधिकारी सिर्फ न्याय दिलाने का काम नहीं करता। अगर बिहार का कोई बच्चा भूखे सो रहा है तो उसकी भी जवाबदेही कहीं ना कहीं से अधिकारी ने अपने कंधे पे लेने का काम किया और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के भी मैं बातों को ये भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपराध के बारे में अपराध के आंकड़े दिए जा रहे थे। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी जरा ये भी बता दीजिए कि किस तरीके से तथाकथित जंगल राज में उनके पिता के शासनीय व्यवस्था में किस तरीके से नरसंहार पे नरसंहार होते थे। प्रेग्नेंट औरतों के पेट में छुरा मार करके डिलीवरी करा दिया जाता था। वैसे लोग न्याय पर बातचीत करते हैं, बड़ा हास्यप्रद लगता है। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हिसाब देना चाहिए था कि वो जो 15 साल का जंगल राज था, जब लोग 6 बजे के बाद दरवाजे बंद कर लिया करते थे, बच्चियां डर के मारे घरों से नहीं निकलती थी, शोरूम के मालिक गाड़ियों को अपने शोरूम में नहीं लगाते थे कि कब लालू प्रसाद यादव जी के घर में शादी होगी और शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाएगी। ये जंगल राज चलता था। अघोषित संपत्ति के बारे में तो पूरी दुनिया ने जाना है कि 26 साल की उम्र में किस तरीके से 260 करोड़ की संपत्ति बनाई जाती है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको, सबसे पहले तो 3 महीने का जो आवेदन होता है उससे छूट और किसी भी तरह का कोई कूलिंग पीरियड नहीं गुप्तेश्वर पांडे जी के लिए। जी मैडम कहे कि हाँ मैडम, जैसे डीजीपी साहेब, जो डीजीपी साहेब हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, वो नीतीश कुमार का एजेंट हैं और उसी आधार पर उनका बहाली हुआ और दारू बेचने के लिए उनको डीजीपी बनाया गया था। दारू बेचने क्या बात नहीं कर रहे हैं डीजीपी? कोई भी डीजीपी गृह मंत्री का ही आदमी होता है। अरे कौन सी अपनी बात बताइए, मुख्यमंत्री जी का कोई भी गृह मंत्री मुख्यमंत्री, ठीक है दानिश जी, और वो राज्य दानिश जी बोलने दीजिए, त्रिभुवन जी को बोलने आप जो दीजिए। कहे तेजस्वी जी जीतन राम मांझी जी का बेटा का
तेजस्वी जी का देन है और लालू जी का चरणों का देन है जो एमएलसी बनाया गया। अरे बिहार की जनता की देन है कि 7वीं ट्रेन को नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम बना दिया। बिहार का जनता का नीतीश देन कुमार जी का जाकर आप लोग चरण स्पर्श कीजिए। एक करके बात रखिए। दानिश जी, दानिश जी, डिप्टी सीएम बना दिया। लालू यादव का देन है, लालू यादव का देन है जो एमएलसी बने हैं। आज लालू यादव को ठीक है, ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश जी, सवाल आपसे है, गुप्तेश्वर पांडे की अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, क्योंकि जिस तरह से वो बयानबाजी करते रहे हैं रिया मामले में, सुशांत के मामले में, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है क्या एक निष्पक्षता झलकती रही है उनके पूरे टाइम पीरियड में। और कहीं ना कहीं संजय राउत की तरफ से भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा चलाया उन्होंने 3-4 महीने, और अब इसका इनाम उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या किसी बेबस परिवार को, क्या किसी बेबस बूढ़े बाप को जिसके जवान बेटे को ड्रग्स माफियाओं ने मार दिया हो, उसके इंसाफ के लिए कोई पुलिस अधिकारी खड़ा होता है तो वो गलत है? क्या बिहारियों को मुंबई में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाए और कोई पुलिस पदाधिकारी खड़ा होकर के कहे कि ये गलत है, हम भारत के संविधान के तहत हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या ये गलत है? अरे हम बिहार के लोग हैं, लोकतंत्र के जननी हैं बिहार की वैशाली, और वहां के एक बेटा को मुंबई में मार दिया गया, संजय राउत के गुंडे ने मरवा दिया। संजय राउत के गुंडे खुलेआम बिहार के लोगों को वहां ड्रग्स बेचते हैं और कोई पदाधिकारी जांच की बात करता है। और आश्चर्य की बात है कि अभी तक संजय राउत जी का चोच बंद नहीं हुआ है। पहले ये बिहारी बच्चों को मारते थे, पीटते थे, अब बिहारी एक्टर्स के साथ में भी इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार के पदाधिकारी चुप नहीं बैठे। लेकिन रिया को लेकर जिस तरह की बयानबाजी गुप्तेश्वर पांडे जी कर रहे थे, उस पर तमाम सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं ये कयास तभी से लगाए जा रहे थे, आपको नहीं लगता? क्यों? नहीं, देखिए, रिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो कह रहे थे वो जमीनी हकीकत है। गुप्तेश्वर पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो न्याय संगत, संविधान संगत था। क्या संजय राउत सांसद बनने के बाद अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगे हैं क्या मुंबई में अभी भी हम बिहारी पिटे और पूर्व के पदाधिकारी जिस तरीके से खामोश रहे, पूर्व के लालू प्रसाद यादव जी की जंगल राज की जो सरकार थी वो खामोश रहे, अभी भी हम चुप रहे हैं? आज गुप्तेश्वर पांडे जी ने हर बिहारी को मान और सम्मान से रहने की बात बताई है और कहा है कि मुंबई में नहीं, 7 समुंदर पार भी अगर किसी बिहारी पे अत्याचार होगा तो बिहार का हर इंसान खड़ा होगा। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से गुप्तेश्वर पांडे जी को कि आपने बिहारी अस्मिता को जगाने का काम किया है कि किसी बिहारी के ऊपर में अगर अत्याचार होगा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जैसे दिल्ली में जाके नहीं बैठे रहेंगे, हम बिहार में बैठ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत उनसे बदला लेने का काम करेंगे। त्रिभुवन जी, क्या लगता है अगर हम गुप्तेश्वर पांडे जी के वर्किंग स्टाइल की बात करें और पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से वो सुर्खियों में रहे, क्या आपको निष्पक्षता नजर आई? हेलो जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। त्रिभुवन जी, बात रखिए अपनी। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी जो है ना, वो नीतीश कुमार जी का एजेंट हुए, वही इलाम में उनको अभी बक्सर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इनका इलाम है। आज कौन थाना है जहां दारू नहीं मिल रहा है, कौन अथी है जहां दारू नहीं बिक रहा है, कौन बलवक है जहां नीतीश कुमार के राज में कमीशन है। एक साधारण बलवक जाइएगा, वहाँ कहता है पहले दक्षिणा दो, उसके बाद काम करवाइए। आज जीतन राम मांझी का प्रवक्ता महोदय है। अरे त्रिभुवन जी, दारू पता बताइएगा, गुप्तेश्वर पांडे जी के माध्यम से पांडे जी कहे थे कि हम क्या करें, हमारा पुलिस नहीं सुन रहा है।
पता बताइए डीजीपी साहब कहे थे, हमरा पुलिस भी नहीं बात समझ रहा है। ठीक है, पुलिस भी हमरा बात दानिश जी, लेकिन क्या लगता है, अब तो ये कहा ही जा रहा है कि बक्सर से हो सकता है वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाएगा, तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में और पार्टी को कितना फायदा होगा? क्योंकि खुद गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा है कि उनसे तमाम लोग मिलने आ रहे हैं, वो उनसे ही पूछेंगे कि वो किस तरह की सेवा चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे? रिजवान जी बोलिए। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, गुप्तेश्वर पांडे जी ने आज मीडिया से स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि अभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से न्याय के साथ विकास पर उनको भरोसा है, जिस तरीके का काम उन्होंने करा है और जिस तरिके से अभी त्रिभुवन जी की बातों को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के एजेंट हैं। त्रिभुवन जी को शायद जानकारी का अभाव है कि जब 2005 तक जंगल राज था तो उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव जी भी गुप्तेश्वर पांडे जी के काम की तारीफ करते थे और खुले मंचों से कहते थे कि गुप्तेश्वर पांडे जैसा होनहार पदाधिकारी बिहार में होगा तो दंगा नहीं हो सकता है। ये मैं आपको शायद याद हो 2009 में भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय उनको किसी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं? चलिए, समय की कमी है दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उन्होंने, मैं अभी भी कह रहा हूं, दूसरा कमीशन जल्दी से बात करें जी। चलिए दानिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और त्रिभुवन कुमार हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि आखिरकार गुप्तेश्वर पांडे जी को किस पार्टी से टिकट मिलता है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।